गाइस, वेलकम टू आस्था स्टडी बी। और आज हम अपने आगे का कंटिन्यू करेंगे BCHET 141। चलो, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट 6 विच इज़ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। आपको मैं ये फटाफट से करा देती हूँ। क्रोमेटोग्राफी बहुत ईजी है, तो हम फटाफट से कवर कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लें। आगे चलते हैं हम। तो इसके अंदर हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते, क्या क्या दे रखा है इसमें हमारे पास। इंट्रोडक्शन में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल। देन हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर हम और कुछ एनालिसिस टाइप्स और उसके मेथड्स पढ़ेंगे, क्या क्या है। आगे चलते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन। Shape of the stationary support chromatography can be classified into 2-dimensional और 3-dimensional chromatography। ये हमने पहले पढ़ चुका था, फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, जैसे कि ये लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, लिक्विड मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ ये क्लासिफिकेशन वाला चार्ट जो यहाँ दे रखा है, ये हम पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द स्टेशनरी सपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ द स्टेशनरी फेज। और जो स्टेशनरी सपोर्ट के बेसिस पे है वो है 2D और 3D। जैसे मैं आपको पहले बताया था, 3D में हम कॉलम देखते हैं और 2D में हम पेपर और थिन लेयर देखते हैं, पेपर PC और ये होता है TLC, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में हम दो तरह के देखेंगे, 2D एंड 3D। 2D में हमारे पास आता है थिन लेयर मतलब TLC, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी आता है हमारे पास 3D में, ठीक है। तो आगे चलते हैं और चीज़ें देख लेते हैं हम, ठीक है। द टेक्निक ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू 2-dimensional क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, बट डिस्कशन बिलो द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। हम इस कोर्स में इतना नहीं पढ़ेंगे इसको, पर इसके बारे में आपको एक जो चीज़ दे रखी है कि 2 डायमेंशन में आता है वो याद रखना है आपको, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमारा 3 डायमेंशन में आता है, ये भी याद रखना, ठीक है। हम इसके अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। तो आगे चले, मैं आपको पढ़ाती हूँ। प्रिंसिपल क्या है? द कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स टू लिक्विड मोबाइल यूज ऑफ लिक्विड मोबाइल फेज एंड अ सॉलिड स्टेशनरी फेज। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? लिक्विड मोबाइल फेज होता है, सॉलिड स्टेशनरी फेज होता है, इसलिए इसको हम लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं? क्योंकि लिक्विड जो है हमारा, हम यहाँ पे मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हैं जो लिक्विड है, और जो हम अपना स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड है। तो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये देख लेते हैं। अ सॉलिड स्टेशनरी फेज इज यूज्ड इन लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सेवरल स्टेशनरी सपोर्ट सच एज सिलिका जेल, एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट, टाल्क, फुलर्स अर्थ, सुक्रोज एंड पाउडर्ड सेल्यूलोज। अच्छा, ये जो 8 चीज़ें आपको दे रखी है ना, आपको याद करना है। ये क्या है? आपकी स्टेशनरी सपोर्ट है, मतलब कि आपको जो स्टेशनरी ये है ना चीज़, ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये किसी इस चीज़ से बना हो सकता है, इस चीज़ से 8 में से किसी भी चीज़ से बना हो सकता है। आपको इसमें से अगर आपको 8 के 8 याद नहीं होते, कोई 2-3 भी याद करो चलेगा, आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है वहाँ पे, ठीक है। The availability of a large number of materials offer a wide range of flexibility in choosing the desired stationary phase in terms of surface area, particle size and type of adsorbent, ठीक है। तो किस चीज़ पे बेस्ड होता है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ पे बेस्ड होती है कि हम किस चीज़ पे उन्हें चूज़ कर रहे हैं कि उनका सरफेस एरिया कैसा है, सरफेस एरिया बड़ा है कि नहीं, कि आप कितना उसके ऊपर मोबाइल फेज रन करा सकते हो, पार्टिकल साइज़ कैसा है, टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट कैसा है उसका। एक होता है एड्जॉर्बेंट, वो हम सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर उसके बाद अ लॉन्ग ट्यूब विच इज़ फिल्ड विद सॉलिड सपोर्ट, ठीक है। एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसको हमने सॉलिड सपोर्ट से फिल कर दिया है, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज फर्स्ट डिजॉल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। जो मिक्सचर हमें सेपरेट करना है, हमें एक उसको सूटेबल सॉल्वेंट में हम उसे डिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया। एंड इट्स स्लरी इज प्रिपेयर्ड व्हेन इज देन प्लेस एट द टॉप ऑफ द कॉलम। जब स्लरी जो उसकी स्लरी ऐसे पूरा बन जाता है ना वो, फिर हम उसको ना टॉप ऑफ द कॉलम के एकदम टॉप पे लगा देते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द स्टेशनरी फेज टू डिफरेंट एक्सटेंट्स। तो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो एड्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। एड्जॉर्ब क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर जैसे ये एक कोई टेबल है तो इसके ऊपर अगर हम
वाटर ऐसे डालें तो वो थोड़ा थोड़ा टेबल के सरफेस पे ही थोड़ा मर्ज सा हो जाए, थोड़ा उसमें से घुस जाए ना, तो उसको हम एडजॉर्ब कहते हैं। एडजॉर्ब क्या कहते हैं? एडजॉर्ब। लेकिन एब्जॉर्ब मतलब बी वाला जो होता है एब्जॉर्ब, वो अलग चीज़ होती है। वो होता है कि पूरा ही अंदर घुस जाना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक स्पॉन्ज लिया, ये एक स्पॉन्ज लिया, इसके अंदर मैंने पानी डाला तो पूरा अंदर तक घुस जाता है ना, टेबल की तरह तो नहीं होता ना, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। When the mobile phase is allowed to pass over stationary phase, the component of the mixture which is least absorbed on the stationary phase gets carried along the mobile phase at a faster rate and those which are strongly absorbed। जैसे मैंने पहले बताया था, पेपर में भी हमने पढ़ा था। तो अगर हम इधर कॉलम वाले में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर कोई चीज़ कुछ ज़्यादा अच्छे से बाइंड है, कोई ज़्यादा अच्छे से बाइंड है चीज़, तो फिर वो उससे कनेक्टेड रहेगा, वो धीरे धीरे जाएगा, वो बिल्कुल ऊपर तक नहीं पहुंच जाएगा मोबाइल फेज़ में। लेकिन अगर कोई वीकली बाइंड है तो वो दूर तक चला जाता है मोबाइल फेज़ में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। ये हम एक सेटअप देख लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। कॉलम शोइंग डिफरेंट सेपरेटेड कंपोनेंट्स। डिफरेंट सेपरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट जो है हमारा एल्यूट रोल है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हम कॉटन पैड लगा देते हैं ताकि वो ना थोड़ा थोड़ा करके ही निकले। ऐसे ऐसे देखो, थोड़ा थोड़ा करके ही निकले। आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे भी, जब आपको इग्नू वाले कराएंगे तो आप अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट को करना, आपके आगे भी फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, ये हमारा कॉलम ग्लास कॉलम है, ये हमारा मोबाइल फेज है, ये कॉटन पैड है, ये स्टेशनरी फेज है, और ये बैंड्स जो हैं ये सेपरेट हो रहे हैं वो हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम और आगे पढ़ लेते हैं। तो मोबाइल फेज इज कंटिन्यूसली एडेड फ्रॉम टॉप ऑफ द कॉलम एंड मूव आउट। बॉटम कॉलम से मूव आउट कर देते हैं क्या, और स्टॉप कॉक हम ओपन कर देते हैं। ऐसे स्टॉप कॉक होता है। ठीक है, ऐसे स्टॉप कॉक इसको आप घुमाओगे ना ऐसे, इस तरफ को या इस तरफ को, तो वो ओपन हो जाता है, और उल्टी तरफ को घुमाओगे तो बंद हो जाता है। तो ओपन कर दोगे तो चीज़ें निकल आएंगी, बंद कर दोगे तो चीज़ें बंद हो जाएंगी, निकलेंगी नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ है। फिर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कीप मूविंग डाउनवर्ड्स एज बैंड्स इन द कॉलम। तो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स के होते हैं, ऐसे नीचे नीचे जाते रहते हैं एज बैंड्स, बैंड्स की तरह से जाते रहते हैं, ऐसे ऐसे नीचे नीचे बैंड्स की तरह से जैसे प्लेस होते रहते हैं नीचे नीचे। दीज आर देन कलेक्टेड एज डिफरेंट फ्रैक्शंस एंड फ्लास्क प्लेस एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। डिफरेंट फ्रैक्शंस में कंटेन हो जाते हैं ऐसे नीचे जो फ्लास्क रखी होती है ना उसमें। ठीक है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर देन ऑब्टेन फ्रॉम द एल्यूटेंट बाय रिमूवल ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे यहाँ फिर वैसे सॉल्वेंट रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें बचेगी ना, तो हमारे पास जो चीज़ें बचेगी कि हमारे पास यूज हो जाएंगी आगे। ठीक है, और यही हमें करना था। ये ऐसे क्यों देख लो, नेम एनी टू स्टेशनरी फेज विच कैन बी यूज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो मैंने आपको बोला था ना कि जो आपको स्टेशनरी फेज आ जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था सिलिका जेल। ठीक है, और जितने भी हमने 8 पढ़े थे पूरे, उसमें से कोई 2-3 याद रख लो, तो आपको देखो 2 पूछे गए हैं, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक। अब एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं, कि बहुत यूज़फुल है, कन्वीनियंट है टेक्निक। ठीक है, और सेपरेटेड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ये भी करना चाहता है, और सेपरेशन कराता है, हमारा सेपरेशन कराता है कंपोनेंट्स को, प्योरीफिकेशन भी कराता है, प्योरीफिकेशन भी कराता है। ये देखो सेपरेशन प्योरीफिकेशन। ठीक है, इम्प्योर कंपाउंड का। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं कि वर्चुअली एनी टाइप ऑफ मिक्सचर ऑकरिंग नेचुरली इन प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा ऑब्टेन सिंथेटिकली, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देन उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, द सैम्पल साइज नीडेड फॉर सेपरेशन कुड वेरी फ्रॉम अ फ्यू मिलीग्राम्स टू ग्राम्स। तो मतलब अगर आप मिलीग्राम का भी कर रहे हो या फिर आप ग्राम का भी कर रहे हो, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन सब का कर सकते हो। देखो कितना वेरिएशन है। ठीक है, उसके अलावा आगे चलते हैं कि हम पढ़ लेते हैं द फॉलोइंग पॉइंट्स हमें याद रखने हैं अपने माइंड में। क्या क्या टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट की, जो चीज़ एड्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये एड्जॉर्बेंट हुआ ना, ये एड्जॉर्ब कर रहा है इन पार्टिकल्स को जो मैं बना रही हूँ ऊपर। ठीक है, और स्टेशनरी फेज। ठीक है, टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट, स्टेशनरी फेज एक ही बात हुई। जैसे ये स्टेशनरी फेज है तो ये एड्जॉर्बेंट ही हुआ ना, ये मोबाइल फेज को ऐसे एड्जॉर्ब करने लग जाएगा ना इसके पार्टिकल्स को, वही बात है। ठीक है, उसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम कि उसका पार्टिकल साइज़ कैसा होना चाहिए स्टेशनरी फेज का, वो पढ़ेंगे हम कि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अलावा सरफेस एरिया और स्टेशनरी फेज भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अलावा लेंथ ऑफ कॉलम इम्पॉर्टेंट होता है, सैम्पल ऑफ एड्जॉर्बेंट रेशियो इम्पॉर्टेंट होता है, और चॉइस ऑफ मोबाइल फेज भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है। ये आपको पूछ सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि इन सबको एक्सप्लेन भी कर दो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो आप वो भी कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये चलते हैं, हाँ ये समझाती हूँ फटाफट से।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट या स्टेशनरी फेज। तो मैंने आपको बताया था कि सिलिका जेल या ऐसा कुछ यूज़ हो जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो होते हैं एड्जॉर्ब हो जाते हैं डिफरेंट एक्सटेंट पे स्टेशनरी फेजेस पे, ठीक है। अनसैचुरेटेड एरोमेटिक या पोलर जो होते हैं कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल, एसिड्स, अमीन्स जो एड्जॉर्ब हो जाते हैं पोलर एड्जॉर्बेंट पे, वो होते हैं मेटल ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। सिलिका जेल और मैग्नीशियम सिलिकेट जो है एसिडिक एड्जॉर्बेंट्स हैं एंड दे एड्जॉर्ब बेसिस। अगर जो कोई चीज़ एसिडिक है ना, कोई चीज़ एसिडिक एड्जॉर्बेंट है तो वो बेस पे एड्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो वो बेस को एड्जॉर्ब करेगा। तो जैसे कि अगर ये एसिडिक एड्जॉर्बेंट है तो ये बेस को एड्जॉर्ब करेगा, मतलब उल्टा, ठीक है। एल्यूमिना एड्जॉर्ब बोथ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। एल्यूमिना दोनों को क्यों करता है, क्योंकि एल्यूमिना जो है वो एम्फीपैथिक है ना, मतलब उसके अंदर बहुत बेसिक और वो उसको कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिलिका, हाँ ये हमने पढ़ लिया। फिर कैल्यूसगर। कैल्यूसगर क्या होता है? कैल्यूसगर मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं ना, जब हमने 11th-12th में पढ़ा होता आपने बायो में, अगर आपके पास किसी के पास बायो थी तो डायटम्स नाम की एक चीज़ होती हैं। डायटम्स नाम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जब वो ना अपने एरिया में जहाँ पे वो ग्रो हो रहे होते हैं वहाँ पे डेड हो जाते हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़। तो एक ऐसे ना कुछ चीज़ बन जाती है जिसको हम कहते हैं कैल्यूसगर। कैल्यूसगर कहते हैं जिसको हम, तो क्या वही हम चीज़ें ना, इस चीज़ को हम फिर यूज़ करते हैं कई चीज़ों में। तो कैल्यूसगर क्या है? वीक एड्जॉर्बेंट है, शोज नो सिलेक्टिविटी फॉर एड्जॉर्बेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सिमिलरली सुक्रोज इज वीकेस्ट एड्जॉर्बेंट वाइल चारकोल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वीकेस्ट एड्जॉर्बेंट कौन सा है? वीकेस्ट एड्जॉर्बेंट अगर आपको पूछ ले कि वीकेस्ट एड्जॉर्बेंट, सुक्रोज, और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? चारकोल, ठीक है। तो आगे चलते हैं और फिर ये क्या कह रहे हैं कि हमें कैसे कैसे एड्जॉर्बेंट्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो लूज वाटर, अदर एड्जॉर्बेंट्स, सिलिका जेल एक्टिवेटेड बाय हीटिंग फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर इन 1 hour, while alumina to be heated to 400 degrees Celsius. Other characteristics of the adsorbent are also important. It should be colorless, easily available, inexpensive. It should not react with the sample. ये सब। Then उसके बाद particle size of stationary phase. Then particle size should be uniform size. Finely divided nature of stationary phase leads to better separations. ये बहुत अच्छा point है। Then particle size from this to this new is suggested with the mesh size of 10 to 200. With the still smaller size, the column packing may not be efficient and it may cause irregular zones. Also, it would be difficult for solvent to pass through the packed columns, ठीक है। then आगे चलते हैं surface area of the stationary phase. The larger the surface area available, larger will the possibility of interaction of molecules absorbed on the stationary phase with the mobile phase and better with the separation. ये आपको मैं बता चुकी थी पॉइंट उसके बाद फिर the smaller will be the provide more surface area, but the size has to be optimally chosen as to small particles as slows down the mobile phase and can crack in the column as mentioned above. तो मतलब कि आपको अगर स्टेशनरी फेज अगर आप बड़ा ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए कि वो आप उसको मोबाइल फेज को इंटरेक्ट करा पाओगे अच्छे से, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के साथ। उसके बाद फिर आगे चलते हैं लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉलम, लॉन्गर द कॉलम द बेटर विल बी सेपरेशन। बहुत अच्छी बात है, ये रेशियो याद कर लेना। सैम्पल ऑफ टू द एड्जॉर्बेंट रेशियो, आइडली द सैम्पल टू द एड्जॉर्बेंट रेशियो इज चूजन एज 1:20 to 1:50, अदरवाइज मोर concentrated samples may not lead to clear separations. Choice of mobile phase should be appropriately selected. It should not be viscous and should not react with the components. The flow rate of the solvent of the mobile phase should be uniform and not very fast. This will give better separation of bands of different components of the mixture without much tailing, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल फेज का जो चॉइस होता है वो कैसा होना चाहिए? तो वो ऐसा होना चाहिए कि आप अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करो उसको, वो विशियस होना चाहिए, ठीक है, और वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए कंपोनेंट्स के साथ। हमने पहले भी बात की थी, हम कोई अगर मोबाइल फेज, जैसे कि ये जो हम मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हैं, अगर ये कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करने लग गया तो भाई क्या ही हो गया, फिर तो हमें सेपरेशन मिलेगी ही नहीं ना, प्योरिफिकेशन मिलेगी ही नहीं। तो अगर आपको बेटर प्योरिफिकेशन चाहिए, बेटर सेपरेशन चाहिए, तो आप ऐसा चूज़ करो जो रिएक्ट ना करे और जो यूनिफॉर्म हो एक तरह से, ठीक है। देन आगे चलते हैं। SAQ 2 देख लो। हाउ डज पार्टिकल साइज ऑफ स्टेशनरी फेज अफेक्ट द
सेपरेशन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आप इसके लिए ऊपर आंसर देख सकते हो अगर आपको याद नहीं है, और मैं आपको ये बहुत अच्छे से पॉइंट्स पढ़ाए थे, सारे 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद रखने जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। देन आगे चलते हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम देख लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यूजिंग एडजॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी, adsorption chromatography used as column chromatography involves their adsorption on the stationary phase. The mobile phase then displaces the different components selectively one by one. ठीक है, तो हमें क्या क्या कंसिडर करना होगा, हाउ स्ट्रांगली द कंपोनेंट एब्जॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेज एंड हाउ मच इज द सर्फेस एरिया ऑफ द स्टेशनरी फेज, व्हाट इज द बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मोबाइल फेज इज टू गेट देयर एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ कैन इट डिस्प्लेस द एब्जॉर्ब कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म जानने के लिए सेपरेशन का इन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये होता है कि जो स्टेशनरी फेज है वहाँ पे कंपोनेंट कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ, ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ तो एक लेवल तक जाएगा, और कम अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ है तो दूर तक जाएगा मोबाइल फेज, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, दूसरी बात हम देख लेते हैं कि उसका सरफेस एरिया कितना छोटा है या बड़ा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमने देखा था कि बड़ा होता है तो हमारे लिए इजी होता है सेपरेट करना। उसके अलावा फिर हम देखते हैं बाइंडिंग स्ट्रेंथ कैसी होती है मोबाइल फेज की, मोबाइल फेज जो दौड़ रहा है उसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी कैसी है इन कॉम्पोनेंट्स के साथ, वो भी देखेंगे। तो उसी के बेसिस पे हम मैकेनिज्म बताते हैं कि कैसा होता है सेपरेशन का। देन आगे चलते हैं,